क्या भारत की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज के साथ देश के सबसे बड़े बैंक ने कर दिया है अब तक का सबसे बड़ा भयंकर और शर्मनाक फ्रॉड। जी हां, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर स्टेट बैंक ने यूनिक नंबर के साथ पूरा आंकड़ा सामने रख दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के साथ किया गया फ्रॉड, बोला गया झूठ कहीं न कहीं सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। और इतना ही नहीं, पुराना झूठ और फ्रॉड तो सिद्ध हो ही गया, उससे भी बड़ा सवाल एक और निकल कर आया है कि क्या नए आंकड़े जो दिए गए हैं उसमें भी बड़े स्तर पर धोखेबाजी की गई, फ्रॉड किया गया है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए स्टेट बैंक से कहा था कि पूरा आंकड़ा नंबर के साथ दो और साथ में हलफनामा भी दो कि तुमने कुछ छुपाया नहीं है। स्टेट बैंक ने हलफनामा तो दे दिया कि कुछ छुपाया नहीं है, मगर इसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ छुपाने की, दबाने की कोशिश हो रही है। आसान भाषा में कहें तो स्टेट बैंक और कहीं न कहीं मोदी सत्ता का एक पुराना झूठ पकड़ा गया है, फ्रॉड पकड़ा गया है और एक नए फ्रॉड की तरफ इशारा होता हुआ दिख रहा है। ये दोनों कहानियां आपकी खोपड़ियां घुमा देने वाली हैं। बेहद आसान भाषा में पूरी कहानी बताऊंगा और आज सीधा सवाल होगा इस देश की सुप्रीम कोर्ट से और चीफ जस्टिस से कि क्या वो अपनी और इस देश की न्यायपालिका की लाज बचाएंगे या फिर सब कुछ लुटता हुआ देखकर ताली बजाएंगे। और इससे भी जघन्य मामला, इससे भी ज्यादा चिंताजनक मामला अरविंद केजरीवाल को लेकर सामने आया है। कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया और कल ही एक ऐसी कहानी सामने आ गई जो बड़े संदेह पैदा करती है। अपने स्क्रीन पर इस व्यक्ति को जरा ध्यान से देखिए। ये उसी मामले में सरकारी गवाह है जिस मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। और इस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 30 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। मगर खास बात यह है कि चंदा कब, कैसे दिया गया और कैसे कैसे इस व्यक्ति को बदले में बहुत कुछ हासिल होते हुए दिखा है। और जो दिखा है वो हमारी आपकी सोच से परे है। वहीं कोलकाता स्थित एक केवेंटर ग्रुप है जिसने भारतीय जनता पार्टी को लगभग 3.25 अरब रुपए का चंदा दिया है। 3.25 अरब रुपए का। मगर कैसे कैसे दिया है उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। समझ नहीं आएगा कि जिसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं, वो इतना मोटा चंदा, वो मोती कहां से बांट रहा है। जिसकी जेब खाली हो वो मोती कहां से बांट रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मुकेश अंबानी की कंपनी से संबंधित कंपनियों ने जो चंदा दिया है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। उनकी पर्स की बटन सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी के लिए खुल रही थी और बटन खुलने पर थोड़ा बहुत जो चिल्लर गिर जा रहा था वो 2 पार्टियों को मिला। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदे से जुड़े हुए कुछ और बेहद महत्वपूर्ण मामले आपके सामने रखूंगा। एकदम फिल्मी कहानी की तरह सब कुछ आसान भाषा में परोसने जा रहा हूं। आपसे अनुरोध बस इतना है कि दिल और दिमाग मेरे साथ जोड़ लीजिए, एक एक शब्द को ध्यान से सुनते जाइए, टाइमिंग पर विशेष फोकस रखिएगा क्योंकि सारा खेल टाइमिंग का है, समय का है। टाइमिंग में अगर चूक गए तो बड़ी गलती है। इसके बाद चीफ जस्टिस वाला मामला ध्यान से सुनिएगा और फिर अलग अलग कंपनियों ने कौन कौन सा खेला दिखाया है उस पर गौर फरमाइएगा। 21 मार्च की शाम को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद देश भर में आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इस पार्टी के बहुत सारे नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, बसों में भर भर के इधर उधर ले जाया गया। दिल्ली में आपकी नेता यानी आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी को पुरुष पुलिस कर्मियों द्वारा धक्का मुक्की दिए जाने की भी खबरें सामने आई। मगर अभी समझने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जिस दिल्ली शराब नीति मामले में कथित घोटाले में गिरफ्तार किए गए हैं और जिस मामले में आम आदमी पार्टी के 4 सबसे बड़े नेता जेल में हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिनको बेल तक नहीं मिलती, उसी मामले में जो सरकारी गवाह है उसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। हैदराबाद स्थित एक व्यापारी हैं शरद चंद्र रेड्डी। इनकी कंपनी अरबिंदो फार्मा लिमिटेड है जो कि दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़ी हुई थी। नवंबर 2022 में जब शरद चंद्र की गिरफ्तारी हुई उसके ठीक 5 दिन बाद इस व्यक्ति की कंपनी ने 5 करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया। इसके बाद की कहानी सुनिए, बड़ा दिलचस्प है। 5 करोड़ का चंदा बीजेपी को देने के बाद जब शरद चंद्र जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचते हैं तो ईडी ने इनकी जमानत का बिल्कुल विरोध नहीं किया। मई 2023 में इस व्यक्ति को मेडिकल आधार पर जमानत मिल जाती है और अगले महीने यानी जून 2023 में यही व्यक्ति दिल्ली शराब नीति मामले में सरकारी गवाह बन जाता है। और 2 दिन बाद ही इस व्यक्ति की फार्मा कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को फिर से 25 करोड़ का चंदा दिया। इतना ही नहीं, अपनी गिरफ्तारी से पहले यही शरद चंद्र रेड्डी तेलंगाना की पार्टी बीआरएस और तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी को चंदा दे रही थी। अब पूरी कहानी एक लाइन में सुन लीजिए और टाइमिंग पर ध्यान रखिएगा। हैदराबाद स्थित व्यवसायी, नाम शरद चंद्र रेड्डी, कंपनी का नाम अरबिंदो फार्मा लिमिटेड। ये व्यक्ति पहले भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस और टीडीपी को चंदा दे रहा था, चंदा दिया था। नवंबर 2022 में शराब नीति मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तारी के 5 दिन बाद ही नवंबर 2022 में 5 करोड़ का चंदा बीजेपी को देता है।
इसके बाद जब यह व्यक्ति जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जाता है तो गिरफ्तार करने वाली एजेंसी, जांच एजेंसी ईडी इसके जमानत का बिल्कुल विरोध नहीं करती, जबकि वही ईडी आम आदमी पार्टी के नेताओं को जमानत न मिले इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती है, तमाम तरीके के जुगाड़ लगा देती है। सवाल यह है कि क्या शरत रेड्डी की जमानत का विरोध ईडी ने इसलिए नहीं किया क्योंकि इस व्यक्ति ने 5 करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दे दिया था और चंदा देने के बाद इसे जमानत मिलती है। अगले महीने यह व्यक्ति सरकारी गवाह बन जाता है और फिर 2 महीने बाद फिर से बीजेपी को 25 करोड़ का चंदा देता है। पूरी कहानी सुनने के बाद लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या व्यापारी शरद चंद्र रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार यानी ईडी ने यह डीलिंग की थी कि गिरफ्तार हो गए हो, पहले 5 करोड़ एडवांस दो, इसके बाद तुमको जमानत मिलेगी और जमानत मिलने के बाद तुम फिर से बीजेपी को 25 करोड़ का चंदा दोगे, इसके साथ ही सरकारी गवाह बनाए जाओगे ताकि आम आदमी पार्टी समेत तमाम पार्टियों के नेताओं को इसी मामले में जेल में डाला जा सके। यह सवाल अब जोर जोर से उठने लगा है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं में से एक है कपिल सिब्बल। इनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल मामले में कुछ है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही माना है कि अप्रूवल्स की गवाही नहीं मानी जाती। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर लगातार यह आरोप लगता है कि व्यापारियों से डरा धमकाकर धन वसूली करते हैं और विपक्ष के नेताओं को जेल का डर दिखाकर उनकी पार्टी तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करवाने का खेल करते हैं। और इसके तमाम कथित उदाहरण आपके सामने मौजूद हैं, कुछ भी छुपा हुआ नहीं। आगे बहुत सारी जानकारियां हैं आपको देनी है, इसीलिए बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। अब सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के साथ, देश के सबसे बड़े जज के साथ जो कथित फ्रॉड मोदी सत्ता ने कथित रूप से स्टेट बैंक से करवाया है उसे देख लीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तो इसे रद्द कर दिया। साथ ही मार्च के पहले सप्ताह का समय दिया था कि फला तारीख तक पूरा डिटेल देश के सामने रख दो। जब समय लगभग पूरा होने लगा तब स्टेट बैंक दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और कहता है कि साहब हमको कम से कम 30 जून तक का समय दे दीजिए, बहुत लंबा चौड़ा डाटा है, सब एक साथ मिलाना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस नाराज हुए, आदेश दिया कि कल तक यानी लगभग 24 घंटे का समय स्टेट बैंक को दिया गया पूरी डिटेल सामने रखने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट को यहां तक कहना पड़ा कि कल तक या तो पूरा मामला सामने रखो, सारा डाटा सामने रखो, अन्यथा तुम पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई करेंगे। इस धमकी के बावजूद स्टेट बैंक ने आधी अधूरी जानकारी दी, यानी सीरियल नंबर वगैरह जो भी था, यूनिक नंबर, वो नहीं दिया, जिससे कि यह प्रूफ नहीं हो पा रहा था कि किसने किसको कितना चंदा दिया। मामला फिर से अदालत में सुना गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से हड़काया और इस बार कह दिया कि सारे नंबरों के साथ साथ यह भी लिख कर दो कि तुमने कुछ छुपाया नहीं है, हलफनामा दो। अब 21 मार्च को स्टेट बैंक ने सारे नंबरों के साथ पूरी डिटेल सामने रख दी। अब साफ हो चुका है कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया। मगर यहां भी एक चीज गंभीर संदेहास्पद, और वो ये कि स्टेट बैंक का कहना है कि 466 करोड़ से अधिक रुपया जो भारतीय जनता पार्टी को मिला, यानी दूसरे नंबर का जो सबसे ज्यादा दान मिला है, वो किसने दिया पता नहीं है। यानी बीजेपी को जिस कंपनी ने या जिस व्यक्ति ने दूसरे नंबर का सबसे बड़ा चंदा दिया उसका पता ही नहीं है कि वो कौन है। मगर इस कहानी पर चर्चा करने से पहले आपको यह याद दिला दूं कि 21 मार्च की शाम को जो डिटेल स्टेट बैंक ने दी, उसी डिटेल को संकलित करने के लिए स्टेट बैंक सुप्रीम कोर्ट से 30 जून यानी मोटा मोटी लगभग 4 महीने का समय मांग रहा था। कम से कम 3 महीना तो कह ही लीजिए, 3 महीने का समय मांगा जा रहा था, जबकि ये डिटेल सामने आते ही अखबारों ने, पत्रकारों ने 3 घंटे से भी कम समय में सारा डेटा संकलित कर लिया। और कहा तो यह भी जा रहा है कि कुछ लोगों ने 3 मिनट के अंदर मिला लिया। तकनीकी का जमाना है। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि इसी काम को करने के लिए देश का सबसे बड़ा बैंक मार्च की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगता है। क्या यह सीधे सीधे भारत की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज की बेंच के साथ फ्रॉड नहीं है? क्या इससे बड़ा कुछ झूठ हो सकता है? क्या इस देश की जनता को नहीं दिख रहा है कि कैसे भारतीय स्टेट बैंक हमारे देश की अदालत में खड़े होकर झूठ बोल रहा है? उससे भी बड़ा सवाल यह कि यह झूठ कौन बुलवा रहा है, किसे बचाने के लिए बोला जा रहा है, किसके दबाव में बोला जा रहा है? क्या यह हमारी देश की सबसे बड़ी अदालत के साथ फ्रॉड नहीं है? और जब देश का सबसे बड़ा बैंक सबसे बड़े जज के साथ, सबसे बड़े अदालत के साथ फ्रॉड कर सकता है, उनके सामने झूठ बोल सकता है, तो फिर आम आदमी क्या सोचेगा, कहां जाएगा? क्या आपने कभी सपने में भी सोचा था कि किसी पार्टी या सरकार को बचाने के लिए, किसी नेता को कथित रूप से बचाने के लिए देश का सबसे बड़ा बैंक इतना बड़ा झूठ बोलेगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट से? दूसरा मामला यह है कि ये जो 466 करोड़ से अधिक का चंदा जो बीजेपी को मिला है, इसकी जानकारी स्टेट बैंक को है ही नहीं। उसने कह दिया कि हमें पता नहीं किसने दे दिया। क्या किसी भी रूप में यह संभव है? यहां पर मैं एक छोटी सी व्यक्तिगत कहानी आपके सामने रखना चाहता हूं। 1.5 साल पहले जब मैंने अपने दर्शकों से आर्थिक सहयोग देने का अनुरोध शुरू किया और कुछ महीने तक लोगों ने भेजा भी, इसके बाद अचानक बैंक ने रोक लगा दी। मैंने फोन किया तो पता चला कि बैंक में जाकर केवाईसी करानी पड़ेगी। कि जब आम आदमी का छोटा छोटा ट्रांजैक्शन बैंकों की नजर में होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को लगभग जो 4.25 अरब रुपए का चंदा मिला है,
कौन देकर चला गया ये स्टेट बैंक को पता क्यों नहीं है? क्या आपको यह संभव लगता है? 5.25 अरब रुपया कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। 466 करोड़ से अधिक रुपया कोई लेमन जूस खरीदने के लिए जेब में पड़ी चवन्नी नहीं है जो गिर जाए पता ना चले, कोई फेंक कर चला जाए पता ना चले। मगर इस देश के सबसे बड़े बैंक को यह पता नहीं है कि कौन भारतीय जनता पार्टी को लगभग 5.25 अरब रुपया देकर चला गया। यहीं से एक सवाल और पैदा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से इतनी बार डांट फटकार मिलने के बाद भी, लगातार लताड़े जाने लथेरे जाने के बाद भी देश का सबसे बड़ा बैंक फिर से एक खेल कर रहा है? फिर से कोई फ्रॉड किया जा रहा है? क्या फिर से आंकड़े छुपाए जा रहे हैं? आखिर ये किसका नाम है? कौन है जो 5.25 अरब रुपया भारतीय जनता पार्टी को देकर चला गया? नाम तक नहीं बताया। ये भारत का आदमी है या पाकिस्तान का एजेंट है? कोई आतंकवादी तो नहीं? फिर चीन का एजेंट भी हो सकता है। ये देश प्रेमी है या देशद्रोही है? इसने बीजेपी को 5.25 अरब रुपया क्यों दिया? और दिया तो अपना नाम क्यों नहीं बताया? और स्टेट बैंक ने जब पैसा लिया तो उसका नाम क्यों नहीं पूछा? केवाईसी क्यों नहीं करवाई? और बिना केवाईसी के तो ट्रांजैक्शन हो भी नहीं सकता। फिर क्या समझा जाए? क्या यह सवाल नहीं उठता कि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के साथ, चीफ जस्टिस के साथ फ्रॉड किया जा रहा है क्या? झूठ बोला जा रहा है क्या? और इससे बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इन सारी चीजों पर नजर फेर लेंगे? क्या अदालत इन मामलों पर सन्नाटा मार लेगी? केजरीवाल से संबंधित जो मामला अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया वो कितना संगीन है। सोचिए, एक आदमी को ईडी गिरफ्तार करती है, तुरंत वो आदमी करोड़ों रुपए बीजेपी को देता है, इसके बाद उसे राहत मिलती है, वो भी अदालत से। वहां पर ईडी उसका साथ देती हुई नजर आती है, विरोध नहीं करती जमानत का। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के नेताओं को कितने ही महीने बीत गए, जमानत नहीं मिली। एक नेता को लगातार कई सारी बीमारियां बताई गई, इसके बावजूद जमानत नहीं मिल रही थी, और दूसरी तरफ चंदा देने वाले को जमानत धाय से मिल जाती है, ईडी विरोध नहीं करती। क्या ये घूसखोरी का मामला नहीं लगता? क्या इन घटनाओं की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं की जानी चाहिए? और स्टेट बैंक के दो बड़े झूठ कथित रूप से जो एकदम सामने दिख रहे हैं, जो काम 3 घंटे का था उसके लिए 3 महीने से यानी लगभग 4 महीने का समय मांगा गया, इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? और ये दूसरा 5.25 अरब भाजपा को चंदा और दानकर्ता कौन है इसको छुपाना, ये तो हद से ज्यादा हो गया। क्योंकि जानकारी ना हो ये मानने वाली बात नहीं हो सकती। यही हर तरफ चर्चा हो रही है। अब समझने वाली बात यह है कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट की इज्जत का क्या होगा, इस देश के संविधान की मर्यादाओं का क्या होगा, इस देश के सबसे बड़े जज के मान सम्मान का क्या होगा। जनता न्यायपालिका के बारे में क्या सोच बनाएगी, क्या विचार बनाएगी जब सरेआम न्यायपालिका में खड़े होकर इस देश का बैंक और सरकारी सिस्टम झूठ बोलेगा। हाल ही में चंडीगढ़ चुनाव के मामले में भी आपने देखा था, ये आदमी जब अदालत में खड़ा हुआ तो चीफ जस्टिस ने हड़काया, कहा कि सच सच बोलना, तुम अदालत में खड़े हो, जहां खड़े हो उस जगह का ध्यान रखना। इतना सुनते ही ये पानी पानी हो गया ऊपर से नीचे तक, और सब कुछ बोल दिया, सब कुछ बक दिया, कह दिया कि मैंने वोट खराब किया था, मैंने वोटों की धांधली की थी और भारतीय जनता पार्टी को जिताया था। शायद ये छोटा सा मोहरा था इसीलिए डर गया, लेकिन स्टेट बैंक बड़ा मोहरा था, उसे डर नहीं लगा और अभी भी नहीं लग रहा है, और उसने सरेआम झूठ बोल दिया कि हमको लगभग 4 महीने का टाइम चाहिए। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस क्या करते हैं। क्या देश की न्यायपालिका की इज्जत को यूं ही ताक पर लगे रहने देते हैं, या फिर उनके साथ कथित फ्रॉड करने वालों को सजा मिलती है। अब जरा मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस से संबंधित कहानी भी सुन लीजिए। रिलायंस ग्रुप से जुड़े हुए 2 चंदा देने वालों ने अपने चुनावी बॉन्ड का ज्यादातर हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को दिया। रिलायंस के बड़े अधिकारी लक्ष्मीदास वल्लभदास मर्चेंट ने अपना पूरा दान चुनावी बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी को दिया। दूसरे दानकर्ता क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड ने अपने कुल 410 करोड़ में से 375 करोड़ बीजेपी को दिया, 25 करोड़ शिवसेना को और 10 करोड़ एनसीपी को। रिलायंस ग्रुप से संबंधित क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड देश का तीसरा सबसे बड़ा चुनावी बॉन्ड दान करता है। इनसे जुड़ी हुई दोनों कंपनियों ने मिलकर लगभग 400 करोड़ रुपया भाजपा को दिया। यहीं पर द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की गहन जांच में नेटवर्क 18 का नाम भी आ रहा है। नेटवर्क 18 तो आप जानते ही होंगे, उसी का एक न्यूज चैनल भी है जो दिन रात देश में जहर फैलाता है। हम भी लगातार आपसे कहते हैं कि इसी तरीके से अंबानी सेठ एक तरफ देश की जनता से माल कमाता है और दूसरी तरफ उसी माल से चैनल चलाकर देश में आग भी लगाता है। और ये बात अब सबके सामने है, किसी से छुपी हुई नहीं है। यदि आग नहीं लगाता है तो फिर एनबीडीएस से इस चैनल के लपटझंडिसों पर जुर्माना क्यों लगाता है? यदि मेरी बात से किसी को मिर्चा लग जाता है तो वो मेरे सामने आकर जवाब क्यों नहीं दे जाता है? द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने इस मामले में बड़ा जबरदस्त काम किया है। मैं उनकी रिपोर्ट से मोटा मोटी चीजें निकालकर आपके सामने रख रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और आप आसान भाषा में सब कुछ समझ पाए। मगर मैं ये भी जानता हूं मेरे दर्शकों में बड़ी संख्या में जागरूक लोग हैं जो चीजों को विस्तार से जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो गूगल पर सर्च करिए द रिपोर्टर्स कलेक्टिव, आपको चुनावी बॉन्ड से संबंधित बहुत सारी चीजें एक साथ मिल जाएंगी। विस्तार से पढ़िए और कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा कोई भक्त मिल जाए तो उसको भी पकड़ के ये सारी स्टोरी पढ़ाइए, ये सारी रिसर्च पढ़ाइए। जरूरी है, हो सकता है बुद्धि खुल जाए।
अभी गोदी मीडिया के एक नेटवर्क की कहानी आपके सामने आई है, खुलकर दूसरे की भी सुनिए। मगर पहले ये जान लीजिए कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को लगभग आधा हिस्सा अकेले मिला है। यानी आधे में देश की सारी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां हैं और लगभग आधे पर अकेले कब्जा बीजेपी का है। और देखने वाली बात यह है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनी का नाम है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस कंपनी ने 966 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा, जिसमें से 584 करोड़ सीधे सीधे बीजेपी को दे दिया। द वायर की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि TV9 नेटवर्क जो है, इसका न्यूज चैनल भी है, इसमें इस कंपनी की बड़ी हिस्सेदारी है। यानी देश के दो बड़े टीवी नेटवर्क आपके सामने हैं, पहला है न्यूज 18, दूसरा है TV9। कहीं ना कहीं इनका लिंक भाजपा से चुनावी चंदों से जुड़ रहा है। अब लगे हाथ कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ये दुख भी देख लीजिए। वैसे ये दुख कांग्रेस नेता या विपक्ष के किसी भी पार्टी के नेता का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, बल्कि इस देश का होना चाहिए। जयराम रमेश लिखते हैं कि गोदी मीडिया के कई अखबारों ने आज सुबह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से दिए गए इस विज्ञापन को छापने से इनकार कर दिया। कुछ अखबारों ने इसे छापा है, हिम्मत दिखाने के लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। डरो मत। इस विज्ञापन में कांग्रेस की तरफ से लिखा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट चंदा दो धंधा लो, और बताया गया है कि कैसे 2 जनवरी 2018 से 15 फरवरी 2024 तक भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी चंदे के रूप में 82 अरब से भी ज्यादा रुपया हासिल किया। आगे लिखा है कि बदल दो इस बार वसूली की सरकार। अब आप भी समझ गए होंगे कि गोदी मीडिया के जो अखबार दिन रात सत्ता के चरणों में लोटासन करते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं कि कैसे एक व्यक्ति को भगवान साबित कर दें। पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक कोई पन्ना छूट न जाए जहां भगवान की फोटो न लगी हो। जो लोग दिन रात इसी प्रयास में होते हैं, वो उसी भगवान पर सवाल उठाने वाला इश्तेहार कैसे छाप देंगे? ये तो उनके लिए सीधे सीधे देशद्रोह हो जाएगा, क्योंकि उनका देश ही वही भगवान है। अभी अभी हमने आपको बताया कि कैसे न्यूज 18 और TV9 नेटवर्क संबंधित हैं इलेक्टोरल बॉन्ड लेने देने वाली कंपनियों से, उनके मालिकों से। वैसा ही खेल चारों तरफ है। तो फिर गोदी मीडिया का कोई भी चैनल या अखबार चंदा दो धंधा लो जैसी खबर कैसे छाप देगा, कैसे छाप देगा? अब एक और कंपनी की कहानी सुन लीजिए, इसके बाद की कहानी दूसरे वीडियो में रखेंगे, क्योंकि इतना लंबा लंबा करोड़ अरब सुन सुन के आपकी खोपड़ियां टनटनाने लगी होगी। हमारी तो पहले से टन टन कर रही है। कोलकाता स्थित केवेंटर ग्रुप ने चुनावी बॉन्ड के रूप में बीजेपी को 320 करोड़ से अधिक रुपया चंदा दिया। यानी उसने टोटल चुनावी बॉन्ड जितने का खरीदा, लगभग आधा खाली बीजेपी को दिया। और उसके भीतर दानदाता बनने की इच्छा तब प्रबल हुई जब वो ईडी के जांच के दायरे में आया। आपकी इच्छा हो तो वीडियो को यहीं पर रोककर ये पूरी स्टोरी पढ़ लीजिए। मैं मोटा मोटी चीजें आपके सामने रख रहा हूं। इस कंपनी के दान के बारे में सबसे ज्यादा विचित्र कहानी ये दिखती है कि विंटर फूड पार्क लिमिटेड ने साल 2019-20 में 195 करोड़ रुपए का चंदा दिया, यानी लगभग 2 अरब का चंदा दिया, जबकि इस कंपनी को उस साल में सिर्फ और सिर्फ 12,40,000 का मुनाफा हुआ था। अब सोचिए, 12,40,000 का मुनाफा और लगभग 2 अरब का चंदा। और सुनिए, इसने बीजेपी को 144 करोड़ से अधिक का चंदा दिया, टीएमसी और कांग्रेस को 20-20 करोड़ का चंदा दिया। इसके साथ ही शिरोमणि अकाली दल को 50 लाख रुपया दिया। इसी तरह से इसी ग्रुप की एक और कंपनी है मदन लाल लिमिटेड। इसने साल 2020 में 185 करोड़ का चंदा दिया। इसमें से 175 करोड़ खाली बीजेपी को मिला, कांग्रेस को मिला 10 करोड़। जबकि इस साल में कंपनी का मुनाफा मात्र 5 करोड़ 18 लाख रुपया था। अब सोचिए, 5 करोड़ 5.25 करोड़ के मुनाफे वाली कंपनी 185 करोड़ का चंदा दे रही है। सोचिए और सुनिए, पिछले 3 वर्षों में कंपनी का औसतन घाटा 2.5 करोड़ रुपए का था। घाटा यानी ये कंपनी घाटे में भी चल रही थी। औसत अगर 3 सालों का निकाले तो इसके बावजूद करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का चंदा धकाधक दे रही थी। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड आने से पहले चंदा देने का जो नियम था कांग्रेस की सरकार में, यूपीए की सरकार में, यदि वो नियम होता जिसके तहत लाभ का 7.5% ही चंदा दे सकते थे, तो ये कंपनियां चंदा नहीं दे पाती। ये जो कंपनियां अरबों रुपया चंदा दे रही हैं, ये नहीं दे पाती, क्योंकि पहले नियम ये था कि 3 साल का जो भी औसत लाभ होगा उसका 7.5% ही दे सकते हैं। जबकि यहां तो कितना फीसदी है कि फीसदी है। और फलाने जी ने पारदर्शिता बढ़ाने के नाम पर ऐसा सिस्टम लगाया कि लाभ तो छोड़िए, जो कंपनी पिछले 3 साल के औसत घाटे में चल रही है वो भी अरबों रुपया चंदा दे रही है। इसी ग्रुप से जुड़ी हुई एक और कंपनी है MKJ इंटरप्राइजेज लिमिटेड। इसने बॉन्ड के माध्यम से 192 करोड़ का चंदा दिया। कांग्रेस को 91 करोड़, टीएमसी को 45 करोड़, भाजपा को 26 करोड़
और आम आदमी पार्टी को 10 करोड़, जेजेएम को 1 करोड़। जबकि इस कंपनी ने साल 2019-20 में लगभग 14.5 करोड़ का दान किया और इसके पिछले 3 वित्तीय वर्षों का औसत लाभ वाला हिसाब यदि देखें तो पुराने नियम के अनुसार ये मात्र 26 लाख रुपया ही दान कर सकती थी। साल 2020 में इसी कंपनी ने बीजेपी को चंदा दिया, इसके बाद के वर्षों में इसने दूसरी पार्टियों को दिया। इसी तरह से वित्तीय वर्ष 2024 में केवेंटर की एक कंपनी ने कांग्रेस को 39 करोड़, बीजेपी को 5 करोड़ चंदा दिया, जबकि पिछले 3 वर्षों में इसे 48 लाख से अधिक रुपए का घाटा हुआ। अब सवाल यह है कि घाटे में चल रही कंपनियां चंदवा कहां से दे रही हैं? क्या जानबूझकर टैक्स चुराने के लिए घाटा दिखाया जाता है क्या, और बदले में चंदा दिया जाता है, या फिर यह पैसा किसी और का है, काला धन के रूप में है?